मुझे 15 साल 20 साल तो उनको ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अगर हम फॉरेन ऑफिस की बात करें तो उसका 2008 का एनओसी है। अगर हम आप कंट्री की बात करें तो 2011-12 का एनओसी है। अगर हम उसकी CBR फेज़ 2 की बात करें तो वो भी राउंड अबाउट इसी सराउंडिंग का एनओसी है। 14 साल तो उनको ऑलरेडी हो चुके हैं। कि हमारे पाकिस्तान में हर एक चीज़ को पॉलिटिकल तरीके से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल इस्टेट है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आया रियल इस्टेट इंडस्ट्री का पॉलिटिकल इस वक्त जो हमारी ऑन ग्राउंड एक गवर्नमेंट है, इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या रियल इस्टेट जो मार्केट है वो भी पॉलिटिकल बेसिस पे ही चलती? अब हमारी कौम में दोबारा से नज़रिए की सियासत स्टार्ट होगी। नज़रिए के बाद क्या होता है कि कौम को या सोसाइटी को नज़रिया खाना नहीं देता, महंगाई कम नहीं करता और कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद लोग नज़रिए को भूल के अपने नज़रिए पे कारबंद रह के नज़रिए की इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर वो आ जाते हैं इश्यूज़ पे। ठीक, जब इश्यूज़ की सियासत स्टार्ट होती है तो फिर सोसाइटी में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब हम एक दफ़ा इस नज़रिए से निकल जाएं, उसके बाद हम इश्यूज़ पे आएंगे। अब दोबारा ट्रैक पे हमें आते आते टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, जिससे जिब्रान गुल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दर देखने सुनने चाहने वाले खैर ऑफियत से होंगे। जैसा कि आप सब हमें जानते हैं कि हम रियल एस्टेट से वाबस्ता बहुत सी सोसाइटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और उनके हक़ाइक़ आपके सामने लाते हैं। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि पिंडी इस्लामाबाद को हम डिफरेंट जोन में डिवाइड कर रहे हैं और हम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, बट हम ऐसी सोसाइटीज़ का जिक्र ज़रूर करेंगे जिनके पास NOC मौजूद हैं और वो आबाद नहीं है। इन तमाम दर सवालात के जवाबात हम जानेंगे हामिद अली बुबक साहब से, जो कि उरा प्रॉपर्टी के चेयरमैन हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन सोसाइटीज़ के जो नाम है उसमें हमारे पास सबसे पहले अप कंट्री इनक्लोजर आ जाता है, गुलशन फातिमा आ जाता है, CBR टाउन फेज़ 2 है, सिल्वर सिटी है और फॉरेन ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है। इन तमाम तर का आज हम डिस्कस करेंगे हामिद साहब से कि इनके NOC होने के बावजूद ये सोसाइटीज़ आबाद क्यों नहीं हुई। तो हामिद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक तो सोसाइटीज़ वो हैं जो कि गैर आबाद हैं, गैर कानूनी हैं, वो फाइल सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, पर बहुत सी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद पिंडी में ऐसी आबाद होने के बावजूद भी, डिलीवर होने के बावजूद भी, NOC होने के बावजूद भी वो आबाद नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिब्रान, आपने का सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक्चुअली हमारे यहाँ मीडिया ने कुछ चीज़ों को ना एजुकेट करता है और वो हम उसको ना सिर्फ मीडिया की एजुकेशन को लेके चल पड़ते हैं। सबसे जो बड़ा अलमिया वो ये है कि हम यहाँ पे एक्सपर्टीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। जो रेलेवेंट फील्ड होती है उसके अगर एक्सपर्टीज़ के साथ हम इन कांटेक्ट रहें, उनको जाके अप्रोच करें, वो हमें सही राय दें, लेकिन उसमें भी अवाम हमारे सच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो ये रियल इस्टेट सेक्टर में जो डीलर एक तबका है, हम अपना पाव गोश्त क्या, हम अपने एक स्टांग गोश्त के लिए अगले का बैल क्या हाथी ज़िबा कर देते हैं। तो इस वजह से वो ट्रस्ट नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक्चुअल चीज़ जो है, किसी भी अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की जब आपने बात की तो सबसे पहले आपने कहा कि हम इल्लीगल सोसाइटीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में या इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। आने वाले हमारी जो सीरीज़ हैं इसमें हम इनको जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं उनका पूरी तरह से खुला पोस्टमार्टम करेंगे और हर एक चीज़ में आपको पूरे हक़ाइक़ बताएंगे कि कौन सी सोसाइटी ने कितनी लूट मार की है और वो लूट मार करने के बाद इस टाइम किस स्टेज पे खड़े हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। अभी जिन सोसाइटीज़ की बात जिब्रान साहब ने की है उनमें अगर हम बात करें तो सबसे जो कॉमन हमारी वहाँ उनका प्रॉब्लम है वो उनकी लोकेशन है। जबकि जब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का जो ओनर है, जो डेवलपर है, उसकी कैंपेन बनाता है तो वो कहता है पिंडी इस्लामाबाद से जुड़े हुए, एयरपोर्ट से 5 मिनट, एयरपोर्ट से 2 मिनट। अब देखना यह है कि एयरपोर्ट हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है।
एयरपोर्ट हमारी लाइफ में हमने कितनी दफ़ा जाना होता है। अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा हज पे, एक दो दफ़ा उम्रे पे, बाकी तो शायद ही किसी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग को जो एयरपोर्ट की अहमियत है उनकी ज़िंदगी में आती हो। अब लेकिन जो वो ख्वाब दिखाते हैं कि एयरपोर्ट से इतना, तो उन ख्वाबों के चक्कर में हम वहाँ फंस जाते हैं। जो मेजर उसका इशू होता है बाद में, वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद को जोन्स में डिवाइड करें, हम इसको एक ही सिटी रखें और इसकी डिवीज़न करें इस तरह से कि वहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस है, तो उसमें आपको जीटी रोड से मुल्हका इलाके, जीटी रोड्स के साथ जो अटैच हैं, ये जो पेशावर रोड है, ये सारे का सारा आपको नज़र आएगा। क्योंकि जितनी भी जीटी रोड से ट्रांसपोर्ट आ रही होती है पीर वदाई तक, वो सारी की सारी इस लोकल ट्रांसपोर्ट जो लोग हैं उनको पॉपुलेशन उनको कवर कर जाती है। दूसरी साइड पे आएँ तो फैज़ाबाद तक हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट पीर वदाई की तरफ ही मुड़ के जा रही होती है, तो वहाँ तक भी वो सारा कुछ कवर कर जाती है। और हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली जो हमारे साहब अरबाब इख्तियार हैं, वो भी जब भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई इनॉग्रेशन करते हैं चीज़ों को, तो वो भी दो रूट्स को, स्पेशली इन इस्लामाबाद, दो रूट्स को मद्देनज़र रखते हैं, एक एक्सप्रेसवे को और दूसरा कश्मीर हाईवे को। अब आपने देखा होगा कि कश्मीर हाईवे और एक्सप्रेसवे के ऊपर जब भी कोई भी हाउसिंग सेक्टर आया है तो बड़ा दिनों में आबाद हुआ है। उसको सालों नहीं लगे, उसको महीनों लगे हैं आबाद होने में। वो जितनी तेज़ी से डेवलप हुआ उससे ज़्यादा तेज़ी से वो पॉपुलेट हुआ है। जबकि अगर जिस जगह पे आपने जिनके सिल्वर सिटी की बात की, आपने अप कंट्री इनक्लोजर की बात की, आपने फॉरेन ऑफिस की बात की, आपने CBR फेज़ 2 की बात की, तो ये सारे के सारे गिरजा रोड पे वाक़या है, जिनकी एक्सेस दो जगह से बल्कि तीन जगह से इनकी एक्सेस है। पहली एक्सेस इनकी सदर रावलपिंडी जो कचहरी चौक है, वहाँ से डायरेक्टली गिरजा रोड जो लिंक करता है, वहाँ से एक्सेस है। रशी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वहाँ पे थिक पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, गिरजा रोड पे इतनी इजीली ट्रैवल ही नहीं कर सकते। इस वजह से आपको मजबूरन फिर ठलियाँ इंटरचेंज पे जाना पड़ता है। तो ठलियाँ इंटरचेंज पे जाने के लिए आपको पूरा जो इसका चक्कर लगा के तो ठलियाँ इंटरचेंज से उतर के तो गिरजा रोड पे जाना पड़ता है। आप पहले जाएंगे, पूरा मोटरवे का जो टोल प्लाज़ा है वो क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे। अब पूरे गिरजा रोड पे आपको वहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आएगी जिससे आप एक्सेस कर सके। तीसरा जो इसका रास्ता है वो है आपका गोलड़ा मोड़ I-14 से। अब I-14 से भी गिरजा रोड तक या ठलियाँ या उस साइड तक आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आएगी, और ना ही यहाँ से मेन रोड को कनेक्टिंग रोड नज़र आएगी जिस पे लोग ट्रैवल कर सके। तो इस वजह से ये जो सोसाइटीज़ का जिनका आपने जिक्र किया, सिल्वर सिटी गिरजा रोड के ऊपर वाक़या है और गिरजा रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब कंट्री इनक्लोजर भी गिरजा रोड के ऊपर वाक़या है जिसका कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जबकि CBR का जो रास्ता है वो आप कंट्री इनक्लोजर के साथ ही है, अंदर जाके है। वहाँ से भी कोई मेन जो कनेक्टिंग रोड है NHA की या इसकी मोटरवे की कोई नहीं गुज़रती, ना ही कोई मेन सिटी के अंदर कोई ऐसी कनेक्टिंग रोड गुज़रती है जो वहाँ को कनेक्ट कर सके। वो कनेक्टेड है फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस कनेक्टेड है I-16 से, I-16, I-15 और I-14 से। अब इनके दरमियान कोई भी ऐसी पब्लिक जो रोड है जो मेन हाईवे की या शाहरा की तरफ से कोई रोड नहीं जिससे भी कनेक्ट हो जाए, और ये इसी तरह से बेआबाद। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे के सारे NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। हमें मीडिया क्या कहता है, NOC वाला प्रोजेक्ट लो, हमें क्या कहता है प्लॉट लो, फाइल ना लो। ये सारी चीज़ें अपनी अहमियत के, इसके साथ साथ लोकेशन बड़ा मैटर करती है। तो जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए थे, अगर उन्होंने किसी ऐसी लोकेशन पे प्लॉट लिया होता जो किसी मेन GT रोड पे वाक़या होता जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती, तो आज वहाँ पे आपको प्लॉट ना मिलता घर बनाने के लिए भी। इसमें हमें सब एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि
रियल एस्टेट में जो हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया और जो हम भी आगे अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे साथ टीम काम करती है, उनको समझाते हैं कि यार लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो सिर्फ आपने एनओसी नहीं देखना होता, आपने एनओसी के साथ उस लोकेशन को भी देखना होता है कि जिस सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर में कोई मोटरवे, कोई जीटी रोड अगर आ भी रही है तो देन भी आप उसका जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। और ऐसी जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो कि जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, आपने पूरा ब्रीफ किया हमें कि जो सोसाइटी जिनका हमने एक पूरा लिस्ट बनाई है ये किसी भी तरह से मेन मोटरवे के साथ और जीटी रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये मेन एक गिरजा रोड के साथ सोसाइटी टू सोसाइटी ऐसे आपस में कनेक्टिंग और इनका रोड जाकर आखिर में I-16 से फिर बाहर निकलता है। ये आपका गोल्डा मोड़ पे निकलता है। डन। ये तो इसके आगे ये जो है ना फेलियर की वजह आया, इसका कुछ फ्यूचर भी है। लाज़िम बात है हमारे बहुत से एंड यूज़र होंगे, जिस तरह हम जो है ना अप कंट्री की बात करते हैं तो इनका भी एक बड़ा लेवल पे एनओसी अप्रूव्ड है। CBR 2 की बात करें तो 1400 कनाल का एनओसी इनका अप्रूव्ड है। तो लाजमी बात है जब फॉरेन ऑफिसर सोसाइटी की बात करते हैं तो तकरीबन 1600 कनाल का एनओसी अप्रूव्ड है। तो हमारे हज़ारों एंड यूज़र भी जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और जिन्होंने अपना प्लॉट लिया है ये समझ कर सोच कर कि यार एनओसी अप्रूव्ड जगह पे हम एक प्लॉट ले रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या लगता है आपको? लेकिन अभी तक तो मुझे इसका फ्यूचर इन शॉर्ट रन तो कोई नज़र नहीं आता, जब तक कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे ये इनिशिएटिव ना ले कि इसको किसी मेन शाहरा के साथ सबको कनेक्ट करे। जैसा कि एक प्रपोज़ल था पहले, अब आई डोंट नो कि अभी है कि नहीं है, उस पर दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया था, आपने अचानक से ये इस टॉपिक रख दिया। वो था कि जो गिरजा रोड है, सॉरी गिरजा रोड कह रहा हूँ, ये आपका गोल्डा मोड़ है। गोल्डा मोड़ से एक रोड निकल रही थी जो जाके रिंग रोड को ठल्लियाँ गाँव के साथ जाके कनेक्ट कर रही थी। ठीक। और वो रिंग रोड पे कनेक्ट हो रही थी और वो रिंग रोड तक फिर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो एक्सेस थी वो आ रही थी। अगर तो ये रोड जो भी इसका मैप है वो बन जाती है तो इन्हें कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अदरवाइज़ इनका लॉन्ग रन में भी मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। मतलब उसकी वजह ये है 10-15 साल नहीं, मुझे 15-20 साल 15 साल 20 साल तो उनको ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अगर हम फॉरेन ऑफिस की बात करें तो उसका 2008 का एनओसी है। अगर हम आप कंट्री की बात करें तो 2011-12 का एनओसी है। अगर हम उसकी CBR फेज़ 2 की बात करें तो वो भी राउंड अबाउट इसी सराउंडिंग का एनओसी है। 14 साल तो उनको ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम I-16 की बात करें तो I-16 में आपके लिए मैं बड़े एक चंबे की बात है, I-16 में जो CDA बिल्ड प्रॉपर्टी यानी कि अपार्टमेंट्स हैं जो कि वहाँ पे आई थिंक कुछ 3 से 4 जो हैं वो बने हुए हैं इनक्लोजर इसके, वहाँ पे आपको 7,500 से लेके 8,500 के अंदर अंदर अपार्टमेंट मिल जाता है पर स्क्वायर फीट में, जो आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। लोग क्यों नहीं इंटरेस्टेड? इसलिए कि वहाँ पे एक्सेस कोई नहीं है। अब अदरवाइज़ CDA बिल्ड प्रॉपर्टी इतनी सस्ती तो हो नहीं सकती। अब CDA में किसी भी जगह अपार्टमेंट का जाकर रेट पता करें, आपको लग पता जाएगा 20,000 रुपीज़ अबव ही। अब अगर आप CBR फेज़ 2 का विज़िट करें, जिसके शॉट्स भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी टीम को कि लगा दें, उनके मेन बुलेवार्ड का तो मैंने विज़िट किया था तो उसका मेन बुलेवार्ड जो है वो मेरे ख्याल में कुछ 350 से स्क्वायर फीट से 350 फुट से ज़्यादा चौड़ा होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं देखा, इतने बड़े। वो 4 रोया उनका मेन बुलेवार्ड है और उसके दरमियान में आई थिंक कि कम से कम भी 1 एकड़ की जगह तो सिर्फ उनके मेन बुलेवार्ड ग्रीन बेल्ट है। लेकिन वहाँ पे प्लॉट की प्राइस 5 मरला वो भी अमेजिंगली 12 लाख रुपए है। आपको 12 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाए। आजकल किसी गांव में ये रेट्स नहीं मिलता। अब यही ना जबरान, यही तो एक अलमिया है कि वहाँ पे बंदा रह नहीं सकता जी। क्यों नहीं रह सकता? कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ तो मेरे पास अगर एक गाड़ी है भी तो मैं तो अपनी जॉब पे चला जाऊँगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे बाद मेरी फैमिली को कोई इमरजेंसी है, कोई मार्केट जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वहाँ पे तो क्रीम भी ऑपरेट नहीं करती, वहाँ पे तो इनड्राइव भी ऑपरेट नहीं करती, तो फिर वो कैसे निकलेंगे? तो हर बंदा घर में तो गाड़ी नहीं रख सकता।
इवन हर बंदा तो घर में बाइक भी नहीं रख सकता, फीमेल्स भी हैं, बाकी भी हैं। तो इन सब को फिर निकलने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हो। तो तीसरा सवाल जो हमारा आपसे है वो कुछ ट्रिकी सा भी है, कुछ इस हालात को लेकर भी है कि हमारे पाकिस्तान में हर एक चीज़ को पॉलिटिकल तरीके से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पॉलिटिकल इस वक्त जो हमारी ऑन ग्राउंड एक गवर्नमेंट है इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या रियल एस्टेट जो मार्केट है वो भी पॉलिटिकल बेसिस पे ही चलती है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? पॉलिटिकल बेसिस पे सिर्फ आपकी रियल एस्टेट मार्केट नहीं चल रही होती, पॉलिटिकल बेसिस पे आपका सारे का सारा सिस्टम चल रहा होता है। हमारा क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक हम इसे कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमारी जो एक मेंटालिटी है वो ये है कि जो इलेक्शंस हैं, जो हुकूमतें बनती हैं वो हमारी मर्ज़ी से बनती हैं। जबकि अब आके अवाम के अंदर एक शऊर पैदा होना शुरू हुआ है कि नहीं, इसमें कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनका सिर्फ रोल होता है, हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं। तो जिससे क्या हुआ है कि ट्रस्ट डेफिसिट आना शुरू हो गया, लोगों का और गवर्नमेंट का जो एक बॉन्ड होता है वो टूटा है, जिसकी वजह से अब जो कौम हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ना होने की वजह से लोग डिसहार्ट होकर इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं। जबकि इस चीज़ में अगर देखा जाए तो ये मुल्क है, ये कोई 5 मरले का घर नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है कि आपने रेंट नहीं दिया तो खाली हो जाएगा। ये 25 करोड़ का एक मुल्क है, इस मुल्क में खाली नहीं हो सकता। लोगों ने रहना है, घर भी बनने हैं, कपड़े भी पहनने हैं, लोगों ने खाने भी खाने। लेकिन हम इस जो पॉलिटिकल हमारा सिनेरियो चल रहा है इसमें हम 25-30 साल पीछे चले गए हैं। कैसे चले गए हम पीछे कि हमारा जो कोई भी मुल्क या कोई भी सिस्टम, कोई भी सोसाइटी जब स्टार्ट होती है तो वो एक नज़रिए पे स्टार्ट होती है, वो एक नज़रिए की बेस पे सोसाइटी डेवलप हो रही होती है। आज हमारे यहाँ पे नज़रिए की सियासत स्टार्ट हो गई है। आपने 2000 ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें देखा होगा कि हर साइड पे नज़रिया है, वो नज़रिया गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन नज़रिए की सियासत स्टार्ट हो गई। नज़रिए की सियासत चलती है कुछ टाइम के बाद। नज़रिए के बाद क्या होता है कि कौम को या सोसाइटी को नज़रिया खाना नहीं देता, महंगाई कम नहीं करता और कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद लोग नज़रिए को भूल के अपने नज़रिए पे कारबंद रह के नज़रिए की इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर वो आ जाते इश्यूज़ पे। ठीक, जब इश्यूज़ की सियासत स्टार्ट होती है तो फिर सोसाइटी में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब हम एक दफ़ा इस नज़रिए से निकल जाएं, उसके बाद हम इश्यूज़ पे आएंगे। अब दोबारा ट्रैक पे हमें आते आते टाइम लगेगा। ठीक हो गया। फ़र्दर इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इसी सेशन को लेकर चलेंगे। जिस तरह पहले हमने शुरू में बताया कि हमने पिंडी इस्लामाबाद को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया, जिस तरह आज हमने गिरजा रोड को डिस्क्राइब किया, उसमें जो एनओसीज़ सोसाइटीज़ मौजूद थी उनको डिस्कस किया कि उनकी गैर आबादी की वजह क्या है। सोसाइटी का एनओसी लेना एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सोसाइटी को डिलीवर करना उससे बड़ा चैलेंज है, बट सोसाइटी को आबाद करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब उसमें आबादी नहीं आएगी तो उसमें जिन परिंद रहेंगे क्या। तो वो उन चीज़ों को आज मैं डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारा जो वीडियो उसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएँ। हमें दे इजाज़त, वस्सलाम।